अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, कल दुबई में खेले गए पाक भारत मैच ने एक बार फिर ये तल्ख हकीकत आश्कार कर दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर सबके सामने बुरी तरह नाकाम हुई। ओपनिंग ही से इंडियन पेस अटैक ने दबाव बनाया और सिर्फ 45 रन्स के मजमूए पर पाकिस्तान अपने 3 अहम बल्लेबाजों से महरूम हो चुका था। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी पहले ही टीम से बाहर किए जा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनकी जगह पर आने वाले बैटर्स ने आखिर कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया। फखर जमान एक बेतुकी शॉट खेलते हुए आउट हुए। साइम अयूब ने गैर जिम्मेदाराना अंदाज अपनाया, जबकि कप्तान सलमान अली आगा 12 गेंदों पर सिर्फ 3 रन्स पर विकेट गंवा बैठे। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इनिंग्स का निस्फ हिस्सा सिर्फ दिफा में गुजारा। ना तो बाउंड्रीज लग सकी और ना ही सिंगल्स डबल्स के जरिए स्ट्राइक रोटेशन हो सकी। यही वजह रही है कि पूरी इनिंग्स 130 रन से आगे ना बढ़ सकी, जो किसी बड़े हदफ के लिए तो दूर T20 मैच में काबिल कबूल स्कोर भी नहीं था। सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसी भी इस तबाही में बराबर की शरीक है। बारहा कहा गया कि असल मसला प्लेइंग 11 के नाम बदलने का नहीं, बल्कि खेल के अंदाज को बदलने का है, मगर अब तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जिस सर्जरी की बात करते थे वो आखिर कब होगी, और अगर बाबर रिजवान को कारकर्दगी की बुनियाद पर बाहर निकालना दुरुस्त था तो फिर आज की ये बदतरीन शिकस्त किस खाते में डाली जाए। मैच के बाद एक और तनाज़े उस वक्त खड़ा हुआ जब इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने टॉस के बाद और मैच के इख्तिताम पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये अमल न सिर्फ खेल की रूह के खिलाफ था, बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर भी सवालिया निशान लगा गया। पीसीबी ने बाकायदा आईसीसी से एहतजाज किया है और मैच रेफरी के रवैये पर कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है, मगर हकीकत यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त अंदरूनी मसाइल के ऐसे भंवर में फंस चुकी है कि बाहर निकलने के लिए सिर्फ एहतजाज काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अमली और सख्त फैसलों की फौरी ज़रूरत है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज़। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। सर हार जीत उनकी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि भारतीय खिलाड़ियों का नो हैंडशेक जेस्चर, आपके ख्याल में क्या खेल की अखलाकियात के खिलाफ वर्जी नहीं है? आईसीसी की कौन सी कवानीन इस हवाले से हैं और ऐसा करने पर क्या कार्रवाई अमल में आ सकती है? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि डिस्पाइट बीइंग द टॉप टीम इन द वर्ल्ड और बोस्टिंग द बेस्ट क्रिकेटिंग इकोनॉमी, एक अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई है कि आईसीसी के जो चेयर है दैट आल्सो इज विद जय शाह, जो कि ऑब्वियसली बीसीसीआई इंडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लिंक्स के बंदे हैं। और कल जो सबसे हमाकत अमेज हरकत थी वो ये थी कि आईसीसी अकम्प्लिस बन गया, और जो एंडी पायक्रॉफ्ट थे, जो मैच रेफरी जिम्बाब्वे के फॉर्मर ऑलराउंडर, उन्होंने टॉस पे ही सलमान अली आगा को कहा कि देयर बी नो हैंडशेक। इसका मतलब है कि वो खुद ही ओवरराइड कर रहे थे अपनी पावर्स को, जो कि आईसीसी की हैं। अब आईसीसी का आपने कोड के बारे में पूछा, इस पे तो मैं आता हूँ, लेकिन इंडिया से आपको इसलिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए बिकॉज इतनी हजीमत उठाई उन्होंने, जो कि ये अभी आखिरी बैटल हुआ पाकिस्तान ने, और फिर वर्ल्ड वाइड जो जियोपॉलिटिकल उनके साथ हुआ है, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी बैड लूजर्स। और आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि ये तो वो लोग हैं कि इनका एक टॉप क्लास बॉलर होता था, स्लो लेफ्ट आर्म बलवंकर बालू बिफोर पार्टीशन, और वो डैलेट थे, शूद्रा थे, तो उनको ये हाथ नहीं मिलाते थे, वो साथ साथ आउट करके आते थे, तो टीम में भी वो बाहर बैठ के ग्राउंड में डिफरेंट क्रॉकरी में चाय पीते थे। तो ये तो इनकी हेरिटेज है। उसके बाद आप आए अगर कल के जेस्चर पे, तो यस इट वाज कॉन्ट्री टू द स्पिरिट ऑफ द गेम, और आईसीसी का क्लॉज 2 है जी, जो कि 2(1.1) जो बड़ा क्लियरली कहता है स्पिरिट ऑफ द गेम में कि अगर कोई टू ruin द एटमॉस्फेयर ऑफ द मैच, नंबर 1, और नंबर 2 जो है टू डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन या लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ऑपोजिशन। तो ये दोनों क्लॉजेस जो हैं वो क्लियरली एलुसिडेट करते हैं कि जो कल पोस्ट मैच इंटरव्यू में जिस तरह, और वो है भी उनका गलत नैरेटिव, झूठ जो कि सबके सामने आया हो चुका है, जैसा सूर्य कुमार यादव ने बोला और पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की विद क्रिकेट, दैट वाज एबिस्मल। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि शायद ग्राउंड में वो मैच
बिल्कुल, आप इस तरह का रवैया जिसमें आप कहें कि इंडिया इज जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग द पॉलिटिक्स इन द स्पोर्ट्स और क्रिकेट के बुनियादी असूलों को भी रोंद रहा है, क्या इस पर पाकिस्तान को बाकायदा न सिर्फ एशिया कप का बायकॉट बल्कि भारत से ऑफिशियल माफी का मुतालबा नहीं करना चाहिए? देखें, मैं वही आपको बोलने लगा था कि एक क्लॉज इनका होता है आईसीसी का 2.4, जिसके मुताबिक अगर आपने अपनी क्लोथिंग पे कोई ऐसा स्लोगन, जो कि अगर आपको याद हो, उस्मान ख्वाजा इन ए टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान उनको पिनलाइज किया गया था। उन्होंने कहा था कि ऑल लाइव्स आर इक्वल वाली जो बात की थी उन्होंने। और फिर मोइन अली इंग्लैंड के, उनको भी इंटरनेशनल मैच में गालिबन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनको पिनलाइज किया गया था जब उन्होंने रिस्ट बैंड पहना था जिसमें कहा था कि फ्री पैलेस्टाइन एंड सेव गाजा। लेकिन वो क्लोथिंग का जरा क्लियर है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी देर की है, बट यस, वी ऑल स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इट्स ए ब्रिलियंट डिसीजन टू टेक देम टू द क्लीनर्स। उसका रीजन है कि कल सलमान अली आगा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपके जो मैनेजर हैं वो बड़े एफिशिएंट और वो ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट और चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं। यही क्लॉजेस जो मैं बोल रहा हूँ 2.1.1 और 2.4, ये ले जाके वहीं पे देयर एंड देन दे शुड हैव टेकन जो है इंडियन टीम ऑन। कहीं से भी नहीं बनता कि जी आप हमारे सेंटिमेंट्स को, आप हमें डीमीन करने की कोशिश करें और आप एक गलत नैरेटिव पॉलिटिक्स को जो है वो थ्रस्ट कर रहे थे क्रिकेट के ग्राउंड में। सो दैट आई थिंक PCB is absolutely justified कि वो they have decided to take them on। अब बायकॉट करना ही बनेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता है, बहाम है कि शायद आईसीसी जो है वो, क्योंकि जय शाह ऊपर है, उनके हेड हैं और जिस तरह वो इंडिया को लीवरेजेस मिलती हैं, आई डोंट थिंक सो। और मुझे एक और सवाल करना है जय शाह से भी और बीसीसीआई से भी और प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से कि यार आप एशिया कप खेलने क्यों आए? वो हमें पता है कि आप एशिया कप का बायकॉट करना चाहते थे, इस टूर्नामेंट को सस्पेंड कराना चाहते थे, लेकिन आपके ऊपर भी कुछ फोर्सेस हैं जिनके इकोनॉमिक स्टेक्स थे और उन्होंने आपको कंपेल किया टू कम एंड प्ले। बट इफ यू केम हियर टू प्ले, तो आप खुदारा अगर बिशन सिंह बेदी से कोई उनकी बुक से लीफ ले लेते कि जब वो पाकिस्तान आए थे 17 साल के बाद पाकिस्तान इंडिया की सीरीज बायलैटरल शुरू हुई थी, और वहां पे जो वो जितने कंजेनियल थे, जितने स्पिरिटेड थे, जितने हॉस्पिटैलिटी को उन्होंने एक्नॉलेज किया था और जितने वो मिलनसार थे, ही लेफ्ट, इंडिया हारा था वो सीरीज, लेकिन ही लेफ्ट एज ए हीरो फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यही होती है सर। अगर भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, डोंट यू थिंक कि बाकी टीमों के लिए भी ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट एक आप सेट करने जा रहे हैं? देखें, डेंजरस प्रेसिडेंस तो सेट हो चुका है। वो तो जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में और जब बायलैटरल सीरीज उन्होंने मना की, हालांकि सिक्योरिटी क्लियरेंस में उन्होंने साइन किया हुआ था, तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया हो गया या इंग्लैंड, ये वो टीमें हैं जो कि ओरिजिनेटर्स हैं। इवन साउथ अफ्रीका 1890 से फुल टेस्ट मेंबर है आईसीसी का, तो वो टेस्ट स्टेटस है उनके पास। ये लोग जो है, इनके पास राइट ऑफ वीटो होता था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास, बट इकोनॉमिक पावर इतनी है कि ये जो इंडियन प्रीमियर लीग में इनके प्लेयर्स खेलते हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, और फिर अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना इतना बड़ा ऑलराउंडर कॉम्प्रोमाइज कर दिया था एंड्रू साइमंड्स, वो जो मॉन्की गेट स्कैंडल हुआ था हरभजन सिंह के साथ। तो only the thing which is glittering is money and gold, और ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, ये eventually पोलराइज करेगा। अभी इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस के साथ, वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट विद एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, तो दिस इज नॉट द वे टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट का एक एसेंस है, सीएसआर जेम्स और उसका एसेंस बिल्कुल बरकरार रखें। सर, इस सारी कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान की जो बुरी परफॉर्मेंस थी ना, उस पर थोड़ा बहुत पर्दा डल गया, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। जिस तरह से कल खेला गया है, ये क्या इंटरनेशनल टीम का म्यार था? यू थिंक आप देखिए, आपका कप्तान अगर आपका आता है, वो 12 गेंदों पर सिर्फ 3 रन आकर बनाता है। हसन नवाज है, वो आए 7 गेंदों पर 5 रन बनाए। मोहम्मद नवाज पहली बॉल पर आउट हो गए। सर, क्या तैयारी की है? किधर है आपका बैटिंग ऑर्डर? बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप लोग पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को हम 10-12 साल से खेल रहे थे कि वो इस मुकाम पे पहुंचे जहां पे अब वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। और अनफॉर्चुनेट है कि आपने 2 प्लेयर्स को, क्योंकि वो पर्सनल आपके उसमें आ गए थे एजेंडा पे कि उनको हटाना है, आपने उनको एक नैरेटिव बिल्ड करके हटाया था कि बिल्कुल, बाबर आजम और रिजवान।
सर तो सर अगर जिन बेसिस पे अगर उनको निकाला है, आपने सलमान आगा को रखा था, फिर बेहतर है बाबर आजम को ले आते उस पे। यही था ना, वो स्लो खेल रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, कम से कम ही हैज दैट स्टेचर। आप जरूर निकालते बाबर को, आप जरूर निकालते रिजवान को, वो नहीं थे मॉडर्न क्रिकेट। लेकिन मॉडर्न क्रिकेट खेल कौन रहा है पाकिस्तान में? तो स्लॉगिंग हो रही है। इनको तो पता ही नहीं है कि पावर हिटिंग होती क्या है। कल जो अभिषेक शर्मा ने किया, दैट वाज पावर हिटिंग, दैट इज स्किल बैक। आपकी तो स्किल्स ही नहीं है। आपके जो कप्तान है सलमान अली आगा, वो तो डिजर्व ही नहीं करते टू बी इन द टीम। उनकी वजह से पूरी T20 11 का जो है आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। और मुझे ये बहुत ज्यादा इबाम है, और मुझे एक वो लगा हुआ है, एक मैं काफी पेशमान हूं कि सलमान आगा एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर और ODI के प्लेयर है। कहीं वो उससे भी ना जाएं द वे ही इज नाउ बीइंग एक्सपोज्ड। सर हमारा कोई स्ट्रेटेजी आपको नजर आई है उसमें? हमारा आता है दूसरी बॉल में आके वो आउट हो जाता है, और उधर पहली बॉल पे आके वो आके बाउंड्री हिट करते हैं। वेयर इज आवर स्ट्रेटेजी? हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। कोई एकेडमी की टीम चली गई है, इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई गया ही नहीं। देखें, इंटेंट और जो होती है ना स्ट्रेटजी, ये आती है सेल्फ बिलीफ से। और सेल्फ बिलीफ आता है जब आप कॉम्पिटेंट हो और स्किल बैक्ड हो। आप स्किल बैक्ड है ही नहीं। आप एक फिएट है जो फरारी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे और रेस लगाने की कोशिश कर रहे थे। मॉडर्न क्रिकेट मुंह के मुजाहिदों से बोलने से नहीं होती। मॉडर्न क्रिकेट सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्ड करवाने से नहीं होती। मॉडर्न क्रिकेट के लिए रेजिस्टेंस टू चेंज खत्म करना पड़ेगा। अच्छे HR के आपके वो जो कहते हैं ना कट फॉर रोल लोग लेके आने पड़ेंगे आपको। बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, फिटनेस, मेडिकल मॉडल्स, ये सारे इनकॉर्पोरेट टीयर लेवल पे करने पड़ेंगे, टीयर क्रिकेट पे, अंडर 13, 16, 19। और अब जो आपकी टीम है, ये लड़के मौजाद पे भी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि बहुत ही पीछे रह गए हैं। और आप एक एसोसिएट मेंबर लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर जो सबसे ज्यादा जुल्म आप कर रहे हैं कि आपने 10 महीने जो है वो B टीम्स के साथ खेलते रहे, मीडियोकर टीम्स, एसोसिएट मेंबर्स, अफगानिस्तान, आयरलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज। जब तक आप अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, आपको अपना गेज नहीं कर सकेंगे, आप असेस नहीं कर सकेंगे। सर वो तो हमने देख लिया ना, जैसे भी UAE, ओमान, अफगानिस्तान, इनके साथ तो जीत गए, लेकिन जैसे ही हाउ दे गोना कम्पीट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये इनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? आर दे केपेबल इनफ या मजीद सुबकी ही मिलेगी हमें? दे आर नॉट। और जो आपको एक और अनफॉर्चुनेट चीज है कि एक तो वैसे तबाह किया हुआ, आपने 4 आप फास्ट बॉलर दुबई के लिए ले गए जो कि बेंच पे बैठे हुए हैं। 5 टोटल हैं जो एक खेल भी रहे। और अगर राना को मैं डालूं फाइन तो 6 हो गए। तो एक तो टीम सिलेक्शन की समझ नहीं आती। फिर आपने जो टीम खिलाई 11 वही गलत थी। आपके पास फास्ट बॉलर नहीं थे, यूनिडायमेंशनल आपके पास जो है स्पिनर्स, वो ठीक है कि वो वैसे डिफरेंट हैं, कोई स्लो लेफ्ट आर्म है और 2 डिफरेंट किस्म के बॉलर्स हैं। बट वो स्पिनर्स मिडिल ओवर में जब फंसना था उन्होंने, तो किसने निकालना था? एक फास्ट बॉलर चाहिए था। फहीम अशरफ बहुत बेहतरीन बैटिंग ऑलराउंडर है T20s का, उसको आप नंबर 8 पे बैटिंग कराते हैं, बॉलिंग नहीं कराते। और आपका बॉलर आउट कर रहा है, और आपका जो बॉलर है वो बैट्समैन आउट कर रहा है और बॉलर रन कर रहा है। That was a strange pattern कि साइम अय्यूब आउट कर रहे हैं जहां उसे परफॉर्म करना था, और शाहीन साहब वो जहां विकेट लेनी है वो रन्स बना रहे हैं। फिर यही होगा सर, जिस तरह से कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था। दुख की बात ये थी, मुकाबला करके हार जाते ना सर, बुरा ना लगता, मुकाबला ही नहीं था, मतलब स्पिरिट ही नजर नहीं आ रही थी कि दे आर फाइटिंग फॉर इट। और सर ये तो वही बात होगी, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अब बात हो रही है सोशल मीडिया पे, मोहम्मद रिजवान साहब होते या बाबर आजम होते तो शायद हम जीत जाते। ये डिबेट हो रही है सर, वो जो एक लॉबी उनके खिलाफ थी, क्या आप उनको को रियलाइजेशन हुई है कि एक किसी सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर का होना कितना जरूरी था टीम में? देखिए, बात सुने, वो राशिद लतीफ ने, एक्स पाकिस्तान कैप्टन ने कहीं कहा था कि बाबर ना रन्स करके भी एक टांग पे खड़े होकर इनसे बेहतर बैटिंग कर सकता है, जो आपने उसकी जगह सेलेक्ट की है। क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है। जब आपके पास स्टॉक नहीं होता तो आप फिर बर्दाश्त करते हैं सीनियर्स को, जब तक आपके पास एडिक्वेट एबल जूनियर्स नहीं आते। और वो जूनियर्स ने सिस्टम से आना है। अभिषेक शर्मा या वो जो तिलक वर्मा था, वो अभी हार्डली 2 दांत के प्लेयर्स हैं, लेकिन वो जिस सिस्टम से आए हैं, जिस वेल ऑर्गेनाइज्ड पाथवे से आए हैं, वो आपको नजर आ रहा था। वो पावर हिटिंग कर रहे थे, आप स्लॉगिंग करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है। अभी इन्हीं को बर्दाश्त करें, हारते जाएं, आइलैंड से भी हारे, पपुआ न्यू गिनी से खेलें, नेपाल से खेलें, और मीनवाइल री इन्वेस्ट करना शुरू करें।
मल्टी डिमेंशनल और वेल इंटीग्रेटेड साइंटिफिक प्रोसेस ड्रिवन जो चीजें हैं वो टीयर क्रिकेट में लेके आए, डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियसली ले Very तो आगे important, बढ़ेंगे। आपके ये जो मेंटोर्स ले लेते हैं $18,000 पे, वो कौन जवाब देगा? वो जो 1-1.5 साल वो पैसे लेते रहे, उन्होंने जी क्या वो डिलीवर सो किया? कॉल्ड मेंटोर्स जो आए थे। तो फिर सर अब क्या करेंगे ये फिर एक और सर्जरी करेंगे? पहले भी सर्जरी करनी थी, किस सर्जरी करेंगे? हम इसको ठीक करेंगे? व्हाट दे गोना डू इट नाउ? सर्जरी आप उस वक्त करते हैं जब ऑपरेशन थिएटर आपका बहाल होता है। पहले तो आप अपने ऑपरेशन थिएटर को बहाल करें ना। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इरेलेवेंट लोग रखे हैं, जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी, अब तो वो नजर आने लग गया कि कितनी करप्शन कहाँ होती है। ठीक है, अब तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आपको 1,000 दे दूंगा करप्शन के। आप 8 बिलियन लगाते हैं, कराची का स्टेडियम बनाते हैं जी। और वहां पे आप 18 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में होने जा रहे हैं अगले 3 माह में। वहां पे आपने एक मैच नहीं रखा, और आपने एक मैच इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो आपकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके चाहने वाले क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी में पीसीबी में बैठे हुए हैं। तो वो जो रेंटल्स होने थे, जो शिफ्टिंग होनी थी इक्विपमेंट की, वो फैसलाबाद आसान होगी, और फैसलाबाद वो स्टेडियम है जो वेल इक्विप्ड है ही नहीं मॉडर्न क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग के लिए। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नुमान नियाज क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, कतर पर इसराइल के हालिया फिजाई हमले ने मशरक़ वुस्ता में एक नई सफारती हलचल पैदा कर दी है। आज अरब और इस्लामी दुनिया ने गैर मामूली हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें OIC के तहत 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा शरीक हो रहे हैं। इस इजलास में इसराइली जहरियत की मजम्मत, फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके हमरा आला सतह वफ़द भी कतर पहुँच चुका है, जहां वो न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम से ज़ाहिर यकजहती करेंगे बल्कि एक मुश्तरका करारदाद की हमायत करेंगे जिसमें इसराइल के खिलाफ सख्त पैगाम दिया जाएगा। इस इजलास में तुर्क के सदर तैयब एर्दोआन होंगे, ईरानी सदर और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत अहम आलमी रहनुमा भी शरीक हैं, जो इस खत्ते में अमन के इम्कानात और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर गुफ्तगू करेंगे। इधर पाकिस्तान ने खित्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजीद मजबूत कर ली है। सदर आसिफ अली जरदारी के हालिया दौरा चीन इस वक्त भारत की नज़रों में खटक रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का तारीखी दौरा किया। ये दौरा भारत के साथ जंगबंदी के 128वें दिन अमल में आया। सदर ने इंजीनियर्स और सियासतदानों से मुलाकात की और उन्हें J-10, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स के बारे में ब्रीफिंग्स भी दी गई। चीन और पाकिस्तान के ये करीबी ताल्लुकात इस बात का सबूत है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन एक नए रुख पर जा रहा है। लेकिन सबसे अहम मामला अमरीकी सेनेटर का दावा है, जिससे पूरी दुनिया में खौफ की लहर दौड़ गई, कि चीन ने भारत के खिलाफ मकनातीसी हथियार इस्तेमाल किए, जिससे भारतीय फौजी पिघल गए। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि चीन और भारत के दरमियान शिकायत और अदम इत्तेमाद की एक तवील तारीख है। बमुश्किल 5 साल पहले चीन और भारत एक मुतनाज़ सरहद पर लड़ रहे थे और चीन ने भारतीय फौजियों को हकीकत में पिघलाने के लिए बरकी मकनातीसी हथियार का इस्तेमाल किया था। ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब भारत पहले ही अंदरूनी बहरान का शिकार है। बिहार में फौजी एहलकार कम तनख्वाहों और सहूलियात की कमी पर सड़कों पर निकल आए, जो भारतीय फौज के अंदर बढ़ती हुई बगावत और मायूसी का वाज़ेह इशारा है। यूं भारत एक तरफ चीन से मार खा रहा है, दूसरी जानिब अमेरिका से दूरी बढ़ती जा रही है और अंदरूनी महाज पर अपनी फौजी सफ़ों को भी काबू में रखने में नाकाम दिखाई देता है। ऐसे में पाकिस्तान एक उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। आज मुस्लिम दुनिया का इजलास क्या इसराइल पर माशी या फिजाई पाबंदियों के लगाने के हवाले से फैसला कर सकता है? क्या भारत, अमेरिका, चीन समेत दुनिया के तमाम अहम ममालिक की नज़रों में अफादियत खो चुका है? सदर मुमलिकत का दौरा चीन, क्या पाकिस्तान मजीद जदीद हथियार खरीदने जा रहा है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। खालिद साहब, आज कतर में मुस्लिम दुनिया का हंगामी इजलास हो रहा है। इसराइल के कतर पर हमले के बाद क्या आप समझते हैं कि अरब और मुस्लिम दुनिया इकोनॉमिक सैंक्शंस या एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस पर गौर करेगी? और अगर फिजाई हदूद पर पाबंदी लगती है तो इसराइल के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? जी, बहुत शुक्रिया शरिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जब तक कोई मीनिंगफुल पेन कॉज नहीं होती इजराइल को, बाकी सारी मीटिंग्स जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इफेक्टिव होंगी या उतनी फ्रूटफुल होंगी या रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी।
हमेशा मैं पहले भी कहता आया हूँ, आपके प्रोग्राम में कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जब इस तरह की एडवेंचर या मिस एडवेंचर करता है, और ख़ास तौर पे इतना गासिब मुल्क जो ऑक्यूपायर है इज़राइल, तो वो ये ज़हन में रख के करता है कि रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर रिस्पॉन्स मीनिंगफुल होगा, जिससे कोई इज़राइल को अपने फैसलों पर नदामत होगी या तकलीफ होगी, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो, किसी फ्रंट पर भी हो, तो वो ज़ाहिर है वो उसको कंसिडर करेगा। लेकिन अगर हम अरब मुल्क और मुसलमान मुल्क मिलते हैं और उसे कॉन्फ्रेंस होती है, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, कंडेम किया जाता है और यूनिटी और सॉलिडेरिटी कतर के साथ दिखाई जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इज़राइल को ये महंगा सौदा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पड़ेगा। वो समझेगा कि मेरा नुकसान तो कोई नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा ख्याल है 50 से 60 फ्लाइटें रोजाना अरब मुल्कों की जाती हैं इज़राइल के अंदर। एयर स्पेस यूजेज होती है सारे अरब मुल्कों की जब इज़राइल की एयरलाइन उड़ती है। बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज हैं, मिलिट्री हार्डवेयर है, और आपको शायद खुद सुनकर हैरत होगी कि ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द इक्विपमेंट या वेपन्स जो मिलिट्री हार्डवेयर है इज़राइल का, उसके नन अदर देन अरब मुल्क खुद खरीदते हैं। यानी हमारे अरब भाई जो दोस्त हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कस्टमर्स हैं उसी इक्विपमेंट के और मिलिट्री हार्डवेयर के। तो जब आपकी इतनी डिपेंडेंसी इज़राइल पर हो और बाकी डिपेंडेंसी अमेरिका पर हो, अमेरिका तो पर आप खुद अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि ये बहुत मुश्किल है इस जिसको कहते हैं ना शैडो से निकलना या इन्फ्लुएंस से निकलना। मतलब सर हमेशा आने वाले वक्तों में इज़राइल और अमेरिका वही करेंगे जो उनकी नेशनल इंटरेस्ट में होगा, खास तौर पर अगर अरब और दोस्त मुल्कों की जो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो जुड़ी हुई है, अगर उनके साथ आप अलहदा कर पाएंगे, एक और अम्ब्रेला के नीचे आ सकेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी है जो मैं समझ रहा हूँ कि इज़राइल को एक तकलीफ हो, एक एलिमेंट ऑफ रिग्रेट या रिव्यू करने की एक अपॉर्चुनिटी हो, बट अदरवाइज उसके लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस मीनिंगलेस होगी अगर सिर्फ हमने कोई स्टेटमेंट जारी करनी है। और दैट मीन्स सर कि इजराइल को क्लैरिटी थी कि वो ये जो कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको पता था कि कोई एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। जी, ट्रेडिशनली अगर मैं हिस्ट्री या ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो बदकिस्मती से यही है। यमन हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, लीबिया हो या किसी और जगह पर जब भी उन्होंने ऑफेंस किया है तो उसको रिटेलिएटरी पनिशमेंट नहीं मिली। और रिटेलिएटरी पनिशमेंट को एक नाम मैं देता होता हूँ प्रोहिबिटिव प्राइस की। देखिए, दुनिया में जब कोई एग्रेशन मुल्क करता है तो उसको सबसे ज्यादा प्रोहिबिटिव प्राइस का ही कंसिडर करना पड़ता है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, आपके व्यूअर्स अगर रिफ्रेश एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं। देखिए, जब आप प्रोहिबिटिव प्राइस दुश्मन अप्रोच करते हैं तो वो एक उसको रिग्रेट करने पर या दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। आपके प्रोग्राम में 2 दिन पहले भी मैं बात कर रहा था कि देखिए, जब हिंदुस्तान ने 6 और 7 की दरमियानी रात 80-85 जहाजों से हमला किया था, जी। तो हमने उस रात रिस्पॉन्ड किया था। 4 से 5 मिनट में तकरीबन हमारे 42 जहाज हवा में थे, कंटेस्ट कर रहे थे और इस कन्विक्शन के साथ कर रहे थे कि आपकी हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी सिर्फ जहाजों से नहीं ब्रीच होगी, हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी आपके वेपन्स फायर किए गए, चाहे अपने मुल्क के अंदर रहते हुए हिंदुस्तानी जहाज फायर करे, उतनी ही रिटेलिएशन उनको मिलेगी। और आपने देखा, मिली। अगले आने वाले जो 1 घंटा कॉम्बैट हुई, हमने उनके साथ जहाजों को लैंड नहीं करने दिया। तो ये प्राइस होती है जब आप इंपोज करते हैं। जब आप प्राइस इस हद तक इंपोज करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में आते हैं। और मैं लास्ट वर्ड इस पे ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये क्रेडिट देते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग बंद कराई। ऐसा नहीं है। इस मुल्क के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने और पाक फिजाइया ने जंग बंद कराई, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा हिट बैक किया था। और खास तौर पे 10 तारीख को भी कि मजबूरन इजराइल इंडिया को भागना पड़ा इस सीज फायर के लिए। क्या ऐसी कोई कीमत या इससे मिलती जुलती कोई रिस्पांस कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई हम दे पाएंगे? जब तक दे नहीं पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि मीनिंगफुल ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस। सर, आपको लगता है कि अगर इसराइल अपनी जहरियत और हमले इस तरह जारी रखता है तो मुस्लिम दुनिया क्या डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पांस पर भी जा सकती है? यू थिंक कि वो करेगी अटैक? जिस तरह से आपको पता है कि वो उसका इत्तेहादी भी है, उससे वहाँ पे वेपन्स भी ले रहा है, और आपको लगता है कि वो इस तरह का रिस्पॉन्स दे पाएगा, या कहीं ना कहीं हिडन वो उन पे ये डिसाइडेड है, एग्रीमेंट हो में भी, कि ये जो वेपन्स यूएस दे रहा है ये इसराइल के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकते? शाजी, आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि जो राफेल और यूरो फाइटर्स पर वेपन लगे हुए हैं, जो खास तौर पर बियॉन्ड विजन रेंज, जो हमारे खित्ते में लड़ाई हुई, जो मिटियोर है हिंदुस्तान के पास राफेल पर, जो 150 से 250 किलोमीटर मिसाइल पर लगा हुआ है,
वो कतर और इन मुल्कों को वो वाले मिसाइल नहीं दिए गए, इनको माइका और दूसरे मिसाइल दिए गए हैं जिनकी रेंज आधे से भी कम है, 50 से 60 किलोमीटर रेंज है। अच्छा। आपने नोट किया होगा कतर के पास भी तकरीबन 36 राफेल हैं, यूरोफाइटर हैं, और वो लिमिटेड वेपन दिए इसीलिए गए हैं कि उनके पास जो इजराइल का एडवांटेज ना इनके हाथ में चला जाए। पहली बात तो ये। दूसरा जो आपने पूछा कि जी मिलिट्री को एडवेंचर, मैं मिलिट्री एडवेंचर की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई सैंक्शंस लगाने का, कोई फ्लाइट का ऐसा करने का जहां पे एक हिट बैक या एक पंच फील हो इजराइल को या उनके लोगों को। क्विकली आप ईरान और इजराइल की जंग देखें, जब इजराइल के खिलाफ ईरान से फायर होने वाले ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पहुंचना शुरू हुए तो इजराइल की हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड हुआ था। आपने नोट किया होगा, और मैं पहले भी डेटा देता आया हूं, कि इजराइल का जो रकबा है वो ईरान से 70 गुना छोटा है और पाकिस्तान से 40 गुना छोटा है। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहिए तो केपीके का चौथा हिस्सा है इजराइल का जो ज्योग्राफी है। अगर केपीके के चौथे हिस्से तक इतनी ज्यादा पैनिक मचा दी उन्होंने, तो जो उनकी पॉपुलेशन थी तकरीबन 1 करोड़, वो रातों रात हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने पर मजबूर हो गई कि हम तो सिक्योर थे हमेशा के लिए, हमसे कीमत क्यों मांगी जा रही है, हमारी रातें बंकर्स में क्यों गुजर रही हैं, हमारे ऊपर मिसाइल क्यों आ रहे हैं। ये प्राइस होती है। तो जब तक प्राइस उनके लोग या इजरायली हुकूमत और खास तौर पे जो डिसीजन मेकर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है वो देंगे नहीं, तो उस वक्त तक बाकी, जैसे मैंने अर्ज किया, मिलिट्री जरूरी नहीं है, कम से कम इकोनॉमिक पे हम इकट्ठे हो जाएं, जो अरब मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं या मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि कोई मीनिंगफुल मैसेज जाए। से ये तो क्योंकि अब क्लियर हो गया है ना कि यूएस ने हमेशा प्रूव किया है कि वो एक रिलायबल अलायंस नहीं है। ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी में इजराइल ही होगा जहां उसने चूज करना होगा। और हमने देखा है कि अमरीकी हमायत और इत्तेहादी होने के बावजूद कतर जैसे मुल्क पर हमला हुआ। क्या हम ये कह सकते हैं कि अरब ममालिक जो पहले अमरीका पर भरोसा रखते थे, अब दे बिल्ड ए न्यू स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलायंस बियॉन्ड अमेरिकन अम्ब्रेला? ये हो सकता है अब? क्या हमें नया एक अलायंस बनाने की जरूरत है? शजिया, जो आप कह रही हैं वो लॉजिकल है, वो कन्विंसिंग है, वो विशफुल है और वो रिक्वायरमेंट है। यहां तक तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन डूएबल है। वहां आके मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, और वो इसलिए रुक जाता हूं कि प्रैक्टिकल होना भी एक कॉन्सेप्ट का, जब तक एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल नहीं है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का या थ्योरी में या कॉन्सेप्ट वाइज का कोई फायदा नहीं है। हम सोचने की हद तक जरूर सोचेंगे कि ऐसा कोई प्राइस या मैकेनिज्म होना चाहिए, इजराइल को भी फील हो के दूसरे को हिट बैक करने का क्या होता है। जब आपके किसी के नाक पे खून मुक्का मार के निकलेगा तो आपको पता लगना चाहिए, अगर मेरी ब्लीडिंग होगी तो कैसा लगेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से विशफुल जरूर है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अरब दोस्तों के इतने ज्यादा स्टेक्स हैं, खास तौर पर अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ, कि उस शैडो के नीचे से या उस इन्फ्लुएंस के नीचे से निकलना मुझे इतना मुमकिन या आसान नहीं लगता। वहां आकर असल इम्तिहान शुरू होता है कि एक्शनेबल क्या करेंगे आप, जब आप रिटेलिएट करेंगे, डिटरेंस क्रिएट करेंगे। अगर आप एक्शनेबल नहीं कर पाते तो जो पहले सवाल के जवाब में मैंने आपके अर्ज किया था कि फिर ये थ्योरी कंडेमनेशन और ये इस तरह के रेजोल्यूशन तक ही रह जाती है, उससे आगे कुछ नहीं होता। मीनिंगफुल करने के लिए, और इतना बोल्ड एक ऐसे मुल्क पर हमला किया गया जो हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो नेगोशिएशन होस्ट कर रहा था, यानी वो मुल्क अमन के लिए काम कर रहा था, सालसी का किरदार अदा कर रहा था, खुद शामिल नहीं था, उसको हिट किया गया और उसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया। तो ये बहुत तकलीफदेह बात है। तो सर, ये आपको क्या लगता है, ये जो इजराइल ने किया है, कुड दैट बी अ मैसेज टू अदर मुस्लिम कंट्रीज एज वेल? क्योंकि ये भी डिबेट चल पड़ी है कि मे बी इट्स जस्ट अ मैसेज बाकी अरब ममालिक के लिए कि और ये बात आ रही है, सवाल उठाया जा रहा है कि नाउ हु इज द नेक्स्ट? लेट इट बी क्लियर कि हर मुल्क का अपना अपना रिस्पॉन्ड बैक होगा। टर्की की काबिलियत में पढ़ता रहता हूं, क्योंकि पाक फिजाइया के साथ खास तौर पर उसकी बड़ी कोलैबोरेशन रही है। इजिप्ट और सऊदीया की बात आ रही है कि अगला में भी टारगेट ये 3 ममालिक हो। देखिए, इजिप्ट का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिकन की तरफ है पहले से, और आपने देखा होगा कि उनकी जो ज़ाहिर लीडरशिप जब से चेंज हुई है और नई रजीम आई है तो वो ज्यादातर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इट। सऊदी विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली उनके भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और क्लोज फ्रेंडशिप है। अभी आपने देखा था रिसेंट, अगर प्रेसिडेंट अमेरिकन ने दौरा किया तो सबसे पहले सऊदी अरब का किया है अपना इक़्तिदार संभालने के बाद, तो वो सऊदी अरब को वैल्यू तो करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकेशन में सऊदी अरब कितना स्टैंड ले सकता है वो भी देखना पड़ेगा हमें। और ये मैसेज डेफिनेटली है, और मुझे अब फील होना शुरू हो गया है कि डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। बदकिस्मती से अरब मुल्कों के पास अब चॉइस ये नहीं है कि उनका पॉसिबिलिटी है कि नहीं, पॉसिबिलिटी तो किसी मुल्क की भी हो सकती है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि जब इख्तिलाफात इजराइल के साथ तक बढ़े, को जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं तो वो कोई भी हो सकता है। सर, अगर हम मुतबादिल सिक्योरिटी देने वाले अहम ममालिक की बात करें तो
जैसे चाइना, रशिया, टर्की और पाकिस्तान, इसमें अहम ममालिक नजर आते हैं। क्या मशरिक़ वस्ता अब ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी गारंटीज लेने पर सोच सकता है? और अगर पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है तो क्या हमें इसकी हामी भरनी चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये भी बात लॉजिकल है। जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कही थी कि ये भी लॉजिकल है, ये नीड ऑफ द आवर है और ये भी एक ऑब्लिगेशन होनी चाहिए अब अरब मुल्कों को कि अब ये स्विच कर लें और एक अल्टरनेट, एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी कह लें या एक सेंस ऑफ कंफर्ट करने के लिए इन मुल्कों पर भी निसार करें। क्योंकि बहुत साल पहले, जब 3-4 दहाइयां पहले जब ये सोवियत यूनियन था और ये दो सुपर पावर बैलेंसिंग होती थी, अगर आप एक कैंप में नहीं है तो अब दूसरा कैंप आपको प्रोटेक्ट करता था। अब अमेरिका का ये सिचुएशन है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, ये चल गया है। अब उसकी वजह से लोग चांस नहीं लेते। अगर आपका सवाल पर्टिकुलरली पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के और खासतौर पे पाक फ़िज़ाई का मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे ममालिक अब हमसे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमारे साथ सीखना चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, बिकॉज हमारी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही है। लेकिन पाकिस्तान स्टैंड अलोन किसी मुल्क की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन हम एज अ दोस्त बहुत से पिछले 50 सालों में हम ट्रेनिंग देते आए हैं मिडिल ईस्ट के दोस्तों को। वो शायद पॉसिबिलिटी है कि पीएफ कंसिडर करे, लेकिन ऑफिशियली तो मेरे पास डाटा नहीं है। लेकिन ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि पाक फिजाइया का हमेशा से एज रहा है और बहुत सारे मुल्क खास तौर पर ये मई के बाद लुकअप कर रहे हैं हमारे दोस्त के हम उनको ट्रेन करें। अगर पाकिस्तान को किया गया तो पॉसिबिलिटी अगर वो बनती है तो दैट कुड बी वन। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं, इस पोजीशन में मैं नहीं देखता बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और लिमिटेड हमारी मिलिट्री कैपेसिटी के, कि हम अमेरिका के मुकाबले में एक अल्टरनेट अम्ब्रेला हम बनाने की पोजीशन में होंगे, ऐसा मैं नहीं देख रहा। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान और चीन की बात करें तो सदर आसिफ अली जरदारी के चीन के दौरे के दौरान J-10 और JF-17 और J-20 फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। क्या पाकिस्तान मजीद जदीद हथियारों की खरीदारी करने जा रहा है? शजिया, देखिए, जब से ये मई 2025 का वाकया हुआ है, जाहिर है जो टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा माउंट हुई थी और जाहिर है हमने देखा कि जो मोस्ट मॉडर्न हमारे J-10C जहाज थे, उन्होंने कमाल महारत की परफॉर्मेंस भी दी और पायलट्स ने रिजॉल्व भी दिया और पूरी इंजीनियरिंग और एयर डिफेंस और सारे वेपन्स में मिलकर यकजान होकर अंडर द लीडरशिप ऑफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और कौम को खुशगवार एक हैरत दी और कुछ एक प्राइड दिया। लेकिन जैसे ये हम सब समझते हैं कि एयरफोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंस आर्म होता है और ये ऑलमोस्ट बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट होती रहती है, तो हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए। पाक फिजाइया डेफिनेटली आने वाले वक्तों के लिए मॉडर्नाइज और ज़्यादा करने जा रही है। हमारे पिछले आपने देखा 3 साल में 19 न्यू इंडक्शन हुई हैं, तकरीबन इतनी ही और इंडक्शंस पाइपलाइन में भी हैं। तो पाक फिजाइया डेफिनेटली कंसिडर कर रही है कि और ज्यादा मॉडर्नाइज, लीथल और ज्यादा वॉर रेडी कैसे एयरफोर्स को किया जाना चाहिए। पर्टिकुलरली अभी जो आपने जहाज नाम लिए हैं J-20 और दूसरे, वो तो नहीं, बट इंशाल्लाह ताला शायद J-10C हम इंशाल्लाह और खरीदने जा रही है पाक फिजाइया, ताकि और फ्लीट का इजाफा किया जा सके और अपनी लिथैलिटी और पंच को बढ़ाया जा सके। बाकी जहाजों की कंसिडरेशन हो रही है, फाइनलाइजेशन नहीं हुई अभी। मतलब पाकिस्तान और चीन के दरमियान अब दफाई ताउन फाइटर जेट्स से आगे बढ़कर मजीद अगर हम बात करें मिसाइल डिफेंस सिस्टम या नेवल कैपेबिलिटीज़ की, अगर हम तो वहाँ तक बढ़ाया जा सकता है डेफिनेटली। और पहले भी हम चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते रहे हैं बिकॉज वेस्ट हमारा अनफॉर्चुनेटली इतना रिलायबल पार्टनर ओवरऑल और पर्टिकुलरली अमेरिका इतना साबित नहीं हुआ। और आप डाटा अगर देखते जाएं तो 1983 में हमने 43 इयर्स बैक F-16 इंडक्ट किए थे और बाद में भी कुछ इंडक्ट किए, और उसके फौरन बाद जब तक सोवियत यूनियन था हम कन्फ्रंट कर रहे थे, उसके साथ मुकाबला कर रहे थे, तो हमारे साथ अमेरिका का रवैया बहुत अच्छा रहा। पर प्लेसरेंट अमेंडमेंट को बहाना बनाकर अब 1989-90 में हमारे उन्हीं F-16 जो हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे, जो पेमेंट कर चुके थे नए जहाजों की, वो पेमेंट रोक ली गई थी। $658 मिलियन हमारे रोक लिए गए थे और कहा गया था कि इसके बदले में गंदुम ले लो। यही एक वजह थी जिसकी वजह से आज हमारे पास 200 के करीब JF-17 थंडर उड़ रहे हैं, बिकॉज हमारे पास चॉइस नहीं थी। तो हमारी इंडिजीनियस प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पे पाक फिजाइया का मैं खुशी से शेयर करता हूँ या कर सकता हूँ कि उसके बाद से आज तक हमारी जो डिपेंडेंसी है वेस्ट पर वो बहुत कम हो गई है, और रही है तो चाइना पर रही है। और चाइना एक रिलायबल पार्टनर हुआ है, उसने ये कभी नहीं किया कि वक्त आने पर हमारे स्पेयर पार्ट्स रोक ले। जबकि 1965 और 71 दोनों जंगों में शजिया आप रिकॉल करें, अमेरिका ने हमारे स्पेयर पार्ट बंद कर दिए थे, जब मोस्टली हमारे पास वेपन्स या फ्लीट हमारे पास था ही अमेरिकन, और वो भी रोक लिए थे। तो अब आप देखिए चाइना ने बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड काम किया है, उसने बहुत ज्यादा हमारी बहुत सारे फ्रंट पर कोलैबोरेशन की है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बाकी सर्विसेज, एयर डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, डिजिटल वॉरफेयर में बहुत सारे में चाइना को हमें
ऑलरेडी भी इंगेज किया हुआ है, करते रहना चाहिए। ठीक सही है। अमेरिकी सेनेटर ने एक क्लेम किया है, उनके मुताबिक चीन ने भारतीय फौजियों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन से निशाना बनाया है। हाउ डू यू असेस दिस शॉकिंग क्लेम कि क्या वाकई भारत ऐसी टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी का शिकार हो सकता है? ये बात दुनिया किस तरह देखेगी और इसके बाद भारतीय फौज की वक़्त दुनिया की नज़र में क्या रह जाएगी? देखिए, जंगे जो हैं, अभी आपने मई 2025 में भी देख लिया है, वो डॉग फाइट का, जैसे फाइटर पायलट्स का ज़माना, सामने देखकर दूसरे जहाज से लड़ने का ज़माना, वो ऑलमोस्ट रेलेवेंट नहीं रहा। अब टेक्नोलॉजी का आ गया है, EW का आ गया है, सिग्नल्स का आ गया है, परसेप्शंस का आ गया है, नैरेटिव का आ गया है। ये सारी चीज़ें ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको बिल्ड करनी पड़ती हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह रही है, चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त एडवांस गया है। अभी आपने मिलिट्री परेड उनकी देखी थी, उन्होंने ड्रोन्स का बताया, उन्होंने रोबोट्स का बताया, उन्होंने AI का बताया, उन्होंने सब सरफेस अपने वेपन्स कैपेबिलिटी बताई, जो पानी के भी नीचे जाके वो फायर कर सकते हैं, ऐसे मिसाइल्स और वेपन बताए। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो चुकी है दुनिया की। कन्वेंशनल जंगों का अब मेरे नज़र के अंदर वो रेलेवेंट नहीं रहा। तो आई थिंक दुनिया में बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा ऑब्सलीट होती जा रही है टेक्नोलॉजी, खासतौर पर एयर वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें भी रहना है, और ये शायद मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई भी वेव अगर इस्तेमाल करके, आजकल जैमिंग शुरू हो चुकी है, स्टेल्थ जहाज़ों को अनस्टेल्थ किया जा सकता है, तो और बहुत सारे और वेपनाइज हो जाएंगे। फिजिकली आपको शायद डिस्ट्रक्शन की बारी ना आए, आप इस हद तक ब्लाइंड कर देंगे सिग्नल्स और डिस्कनेक्ट कर देंगे फाइटर जहाज़ों को और लड़ने वाले हथियारों को और उन ऑपरेटर्स को भी, कि एक ये न्यू वॉरफेयर आ जाएगी आने वाले वक्तों में। बहुत शुक्रिया एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।